केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। कहा, न्यायाधीश को किसी व्यक्ति संस्था के विचार से मुक्त होना चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फिर से डराने लगा कोरोना। देश में 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस सामने। किसान आंदोलन का 100वां दिन। पलवल में केएमपी केजीपी हाईवे पर जाम। किसान 4 बजे तक रोकेंगे रहेंगे वाहन। जरूरी सेवाओं की गाड़ी नहीं रुकेगी। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुनावी हुंकार भरी है। बता दें आपको, लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस और नए बने इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी उन निर्वाचन क्षेत्रों का ऐलान कर दिया है जहां से चुनाव लड़ना है। अब बारी बीजेपी की है, जहां उसे नंदीग्राम सहित कई क्षेत्रों से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है। तो वहीं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में चुनावी दंगल जारी है। केरल का चुनाव इसीलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि कुछ चर्च ने बीजेपी के सपोर्ट की बात कही है। आपको बता दें, टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा, देश की सीमा पर जान बिछाती है जिनके बेटे, उनके लिए सरकारें दिल्ली की सीमा पर कीले बिछाती है। इसी के साथ राहुल गांधी ने आगे लिखा है, अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। जाहिर है, अपने इस ट्वीट से राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया है और विपक्ष पर किसान कानून वापस ना लेने पर निशाना साधा है। राहुल गांधी इसके पहले भी कई बार अपने ट्वीट के जरिए विपक्ष को घेर चुके हैं। तो बता दें आपको, किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार नजर नहीं आ रही। किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज किसानों के प्रदर्शन को पूरे 100 दिन हो चुके हैं। तो वहीं कुंडली हाईवे को जाने वाले डासना टोल पर एंट्री पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। फिर भी किसानों का एक जत्था पहुंचने में कामयाब रहा। और इस दौरान किसान आंदोलन के प्रवक्ता यानी कि जगतार सिंह ने कहा कि 100 दिन से कोई हल नहीं निकल रहा और ऐसे में सरकार ही बताए कि हम क्या करें जिससे कि कोई हल निकले। उधर रेत खनन कंपनी पावर मैक के फ्लाइंग स्क्वाड की गोलीबारी से महगांव बीजेपी कोषाध्यक्ष हरिओम उर्फ रॉकी गुर्जर की मौत हो गई। वारदात गुरुवार शुक्रवार रात 1 बजे अमायन में गहली रोड की है। तो बीजेपी कोषाध्यक्ष साथियों के साथ फ्लाइंग स्क्वाड से के रात का ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वाने गए थे और मौके पर स्क्वाड के लोगों से विवाद हो गया और इसी दौरान स्क्वाड की ओर से फायरिंग हुई और एक गोली राकी गुर्जर के सीने में लगी तो इससे उनकी मौत हो गई। एक अन्य युवक के दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने कंपनी के एक कारिंदे समेत 11 आरोपितों पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। अमायन थाना क्षेत्र में गहेली एक ग्राम है, वहाँ ये ट्रैक्टर से रेत का परिवहन किया जा रहा था। तो अभी मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ और यहाँ बताया गया कि वहाँ फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसका नाम रॉकी गुर्जर है और दूसरा व्यक्ति समरथ है जो घायल है। अभी इनसे मेरी बातचीत हुई और इन्होंने जो देहाती नाल से दी है उसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों का और जो यहाँ की रेत कंपनी है उनका नाम लिया है कि इनके लोग बोलेरो गाड़ी से आए थे और इनके ट्रैक्टर रोक कर और इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक घायल है। इसकी विवेचना आगे की जा रही है। क्या कुछ एफआईआर वगैरह हुई है उनका?
अभी देहाती 0 पर कायमी हो गई है। इसमें इन्होंने नामजद आरोपियों को बताया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, उन्होंने माफियाओं पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है, कितने रुपए? ये अभी मेरी इनसे अलग से बातचीत चल रही है। इनकी जो भी शिकायत है उस पर सुनवाई की जा रही है और आगे कार्रवाई। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ को लेकर रायपुर में हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को उनके बारे में जानकारी दी गई। सीआरपीएफ जवानों की ओर से इस मौके पर लोगों को यह भी बताया गया कि किस तरह से दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपने हथियारों से उन्हें सबक सिखाया जाता है। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस प्रदर्शनी में रखे गए हथियारों के बारे में जानकारी दी। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में सीआरपीएफ का 82वां एनिवर्सरी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा एनिवर्सरी दिवस 19 मार्च को है। उसके पूर्व प्रसंग में हमने पब्लिक को रायपुर की और छत्तीसगढ़ की पब्लिक को सीआरपीएफ के आसपास, सीआरपीएफ के नज़दीक लाने का ये प्रयास किया है। इस जगह पर हमने अपना एक वेपन्स का डिस्प्ले यानी हथियारों का डिस्प्ले किया है, बैंड का डिस्प्ले किया है, मास पीटी का डिस्प्ले किया है और साथ साथ सेल्फी पॉइंट लगाए हैं। यहाँ पर सुबह यानी सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक जितनी भी जनता यहाँ पर आई है उससे देखकर ये लगता है कि जनता को ये बहुत ही पसंद आया है और हमें लगता है कि ये हमको और जनता को एक दूसरे के करीब लाएगा, जो कि यहाँ की शांति व्यवस्था मजबूत। तो वहीं कांग्रेस ने सरकारी उपक्रमों को बेचने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि क्या सरकार सिर्फ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ही दिखेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि एक और सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है और वहीं जनता के पैसे से खड़े किए सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला ले रही है। सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की तरफ देख रही है। पीएम ने आपदा को औसत में बदलने की कोशिश की है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हमारी जो कोविड वैक्सीन है, जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, उनको उसकी तरफ देख रही है। हम न केवल अपने देश के लोगों की सेहत और सलामती की चिंता कर रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो भी देश अपने सेहत और सलामती के लिए भारत की मदद चाह रहा है वो कर रहे हैं। ये बहुत सामान्य सी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए हमने कहा कि मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदलने की कार्य संस्कृति इस्टेब्लिश की है और कुछ हताश और निराश आत्माएं जो हैं वो अपनी निराशा को आपदा बना बैठी हैं, तो अब क्या कर। उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि असम में सीएए अहम मुद्दा है। संकेत है कि बीजेपी के लिए गुरूर की जुबान लोकतंत्र के लिए मेल नहीं खाता। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सीए बहुत बड़ा मुद्दा तो वहां है ही। एनआरसी में घच पच किया, आप उसको लेकर के डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते रहे, पूरे देश में आंदोलन हुआ और जो खबरें आसाम से भी आ रही हैं वो कमोबेश इस बात का संकेत दे रही है कि भाजपा के लिए एक वहां से भी एक स्ट्रांग मैसेज आएगा कि अहंकार और गुरूर की जुबान लोकतंत्र से मेल नहीं खाती है। जुबान बदलिए या लोग बदल डालेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पिछले सप्ताह उद्योगपति मुकेश अंबानी की इमारत के निकट मिली है और आपको बता दें कि जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो कार के मालिक के शव मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सवाल उठाया है, मैंने देखा असेंबली में ये सवाल उठाया है। मैं इतना ही कहूँगा, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो संशयास्पद, बेहद संशयास्पद है, संशय के घेरे में है, कोई बोल नहीं सकता यह आत्महत्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुराग था। तो मैं भी कहूँगा जिस तरह से उसकी फैमिली मैं देख रहा था आक्रोश, तो ठीक तरह से जांच होनी चाहिए और जो सत्य है, जो फैक्ट है, वो सबके सामने आना चाहिए। देखिए, एनआई की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एटीएस के पास उनकी जांच का जिम्मा सौंपा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है।
देश में जहां एक तरफ कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने तमाम तरह की जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अब हमारा शुरू से ही जो प्रबंधन की व्यवस्था जो हमने तय किया था कोरोना के जांचों के संबंध में, उसी को लेके आज हमारा वैक्सीनेशन भी उसी सिस्टम पर हमारा चल रहा है। तो आज भी हम लगभग 1,45,000 1,50,000 का डेली टेस्टिंग हम आज भी करते हैं। आज भी हम टारगेटेड टेस्टिंग, जिसको फोकस टेस्टिंग करते हैं, स्कूल्स में, विद्यालयों में, बड़े कॉलेजेस में या रेस्टोरेंट में, ठेले का करते हैं, रिक्शा वाला का करते हैं, अनाथ आश्रम करते हैं, वृद्धा आश्रम करते हैं। अलग अलग जगहों पर हम आज भी लगातार टेस्टिंग करते जा रहे हैं और उसको मेंटेन किया है ताकि कहीं भी किसी जगह भी कुछ निकलेगा तो तुरंत उसका हम उपचार का प्रबंध करेंगे और उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसको वहीं थाम देंगे। इसलिए अभी भी हमारा, अगर अन्य राज्य को देखें जहाँ पर महाराष्ट्र और केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या और जितने भी है, तमिलनाडु, इनमें केसेस काफ़ी बढ़ भी रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा जिस तरह से हम लोग लगातार टेस्टिंग करते जा रहे हैं उसमें, इसलिए उत्तर प्रदेश में आज भी आंकड़े हमारे बिल्कुल नियंत्रण में हैं। और उसके बाद जब वैक्सीनेशन शुरू हो गया 1 तारीख से, तो अच्छी खासी संख्या 60 साल के ऊपर का और 45 से 59 साल के लोग जो असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और लगातार जितना हमारा टारगेट प्रतिदिन रहता है उससे ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं पोर्टल पर अपना रजिस्टर करके और अपना। तो वही बीजेपी नेता तरुण चुग ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में टीएमसी के लोग गुंडागर्दी करते हैं और ममता ने हिंसा को राजनीति बनाया है। ममता चुनाव को लेकर खेल मान रही है। उन्होंने आगे कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। कि बहुत सालों से बंगाल की धरती फेयर इलेक्शन की इंतजार कर रही। पहले वहां पर टीएमसी के लोग गुंडागर्दी भी करते थे, पोल बूथ पर कब्जा भी करते थे, और ये पुरानी रवायत रही है। सीपीआई सीपीएम के लोग भी यही करते रहे और उसके बाद उसी को फॉलो करते हुए ममता बनर्जी ने भी हिंसा को राजनीति का हिस्सा बनाया। डेमोक्रेसी में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए और डेमोक्रेसी में हिंसा का विरोध है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की इतनी सीनियर लीडर, वहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव को खेल मान रही है। खेला होबे का मतलब कहीं ना कहीं प्रवोक किया जा रहा है बंगाल के अंदर हिंसा को। मैं समझता हूँ दुखद भी है, निंदनीय भी है, कष्टदायक भी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। फरवरी के मध्य से महाराष्ट्र में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक हफ्ते में राज्य में औसतन दैनिक मामले 7,000 के आसपास आ रहे हैं। हालांकि 1 मार्च को राज्य में थोड़ी राहत दिखी और उस दिन 6,397 नए मामले सामने आ चुके थे और 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच कोरोना के 51,612 नए मामले सामने आए। तो वहीं भिवानी के भवानी खेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने गांव के 2 युवकों की छेड़खानी से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया और इससे युवती की हिसार के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने युवती के भाई के बयान पर आरोपित हितेश जाखड़ और योगेश के खिलाफ युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, जान से मारने की धमकी देने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कल सुबह पूर्व बस स्टैंड पर सूचना मिली कोई झगड़ा हो गया है, जिसमें एक हितेश नाम का लड़का चोट लगकर भिवानी दाखिल हुआ था और उसी टाइम में कोई ईशू नाम की लड़की ने जहर खा के वो दाखिल हुई थी, जिसकी इलाज के दौरान मेडिसिटी हॉस्पिटल में हिसार मिलान उसकी मौत हो गई। उसके भाई के बयान पर 2 लड़कों योगेश और हितेश वासीपुर के खिलाफ 306, 506, 34 और 3ST एक्ट का अभियोग अंकित किया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इसकी तफ्तीश डिप्टी साहब हेडक्वार्टर श्री वीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। लड़की को छेड़छाड़ के बारे में पहले कोई बयान प्राप्त नहीं हुआ था इस संबंध में,
मेरे पास सिर्फ यश के साथ कोई झगड़ा की शिकायत जरूर आई थी, लेकिन लड़की से छेड़छाड़ का मामला हमारे पास पुलिस में अभी कोई शिकायत लिखित में नहीं आई थी। तो सर अभी मामला किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? ये धारी आत्महत्या के लिए मजबूर करने धारा 306, 506, 34 और 3 एक्ट में दर्ज किया गया है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। यूपी के बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा तो आप आए दिन घटनाओं से लगा ही सकते हैं। वहीं अगर हम ताजे मामले की बात करें तो जमीनी विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने 7 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर डाली। जी हाँ, महज 7 साल। दिल दहलाने देने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर की है, जहां आरोपियों को 7 साल के मासूम की हत्या करने में जरा भी तरस नहीं आया और बेरहमी से चाकू से गला काट दिया गया। तो घटना के बाद पीड़ित के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवाद में बीच बचाव करने पहुंची मासूम की मां को भी बदमाशों ने जमकर पीटा, जिसका जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। जहां प्रशासन एक ओर यूपी में सुशासन होने का दावा करती है तो वहीं ये घटना प्रशासन और कानून की पोल खोलती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसे अब चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह आरोप कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल किए जाने को लेकर लगाया था, जिस पर आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का विकल्प तलाशने का आदेश दिया है। तो आयोग के सूत्रों के अनुसार टीएमसी सांसद ने अपनी शिकायत में कहा था कि कोरोना वैक्सीन के डिजिटल प्रमाण पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का उपयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग है। आयोग ने इस बाबत बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीकाकरण अभियान केंद्र की योजना है।
लिहाजा डिजिटल प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने का फैसला केंद्र सरकार का है। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस तस्वीर का विकल्प तलाशने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीन दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश में चल रहे बुजुर्ग लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने धर्मगुरु दलाई लामा को टीका लगवाया। तिब्बती प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दलाई लामा को कोविड-19 का टीकाकरण की पहली डोज दी गई। कड़ाई सुरक्षा के बीच दलाई लामा को उसके निवास स्थान से जोनल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां सुबह करीब 7:15 पर उन्हें टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद कुछ समय के लिए उन्हें अस्पताल में ही आराम करने दिया और उसके बाद वे सीधे मैक्लोडगंज स्थित आवास स्थान के लिए रवाना हो गए। According my trusted friend, including doctor, they suggest should take this injection. So, in order to prevent problem, this injection is very, very helpful. His Holiness the Dalai Lama ji was also one of the beneficiaries. He desired he enrolled himself to be vaccinated. The question was where to vaccinate him. He himself offered that he will be coming to the hospital like a common man to get himself vaccinated. So we arranged this session in the morning, considering the security concern. He, along with 10 other people who were staying close to in his residence, we have vaccinated in the morning session total 11 people. He was observed as per the standard protocol for 30 minutes. He was fine, and he made an appeal to the general public that the option is yours. Either you get yourself vaccinated at the earliest and protect yourself, or you will have no defense against them. अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से, जहां तत्कालीन अपर कलेक्टर जेडीयू शेख और खनिज शाखा के रीडर बाबू रामगोपाल राठौड़ को रिश्वतखोरी के एक मामले में न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। जी हां, रिश्वतखोरी के 6 साल पुराने मैटर में शिवपुरी विशेष सत्र न्यायाधीश राधा किशन मालवीय ने सजा सुनाई है। एडीएम को 10,000 रुपए और रीडर रामगोपाल राठौर को 5,000 रिश्वत लेने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें, दिवाकर अग्रवाल ने खुदान की लीज के लिए आवेदन किया था और खनिज सेक्शन क्लर्क रामगोपाल राठौर ने इसके एवज में 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, लेकिन सौदा 15,000 में तय हो गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता दिवाकर अग्रवाल लोकायुक्त पहुंच गए। लोकायुक्त ने इस मामले में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए एडीएम और रीडर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। तो वहीं रिश्वत में दिए गए नोट में फिनोटिल पाउडर था और इसलिए जब खनिज शाखा के बाबू और एडिशनल कलेक्टर के हाथ सोडियम कार्बोनेट में धुलवाने गए तो वो रंग गए और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि आज 6 साल बाद मामले में 5 साल की सजा सुनाई। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, कुल 26 लाख का मशरूका बरामद किया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 4 पहिया वाहन नोएडा और ट्रैक्टर इटावा जिले से चोरी किया था, जिसे भिंड जिले के मियाना थाना क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाया गया था। जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने कई थानों की टीम के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि 5 आरोपी भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तलाश में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी चोरी के वाहनों को बेचने के लिए म्योना थाना क्षेत्र में आ रहे थे। जो मुखबिर की सूचना के आधार पर स्टाकमल से मौके पर दबिश दी गई। तो मौके पर देखा कि 5-6 लोग कुछ वाहनों के साथ खड़े हुए हैं
जो एक आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ, 6 आरोपी मौके का फायदा उठा के भाग गए। मौके पर एक मारुति सियाज कार और एक पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलियां बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी मानवेंद्र सिंह यादव है, जो जिला जालौन का रहने वाला। महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, लेकिन गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर तो दे दिए गए, लेकिन गैस के दाम बढ़ने से लाभार्थी इन्हें रिफिल नहीं करा पा रहे। 10 महीने में 250 रुपए से ज्यादा और 44 दिन में 125 रुपए के करीब सिलेंडर के दाम में इजाफा हो चुका है। आपको बता दें, सब्सिडी भी बंद होने से राजस्थान में उज्ज्वला योजना के 30 से 35% लाभार्थियों ने फिर सिलेंडर नहीं भरवाया। उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की। एसपी ने बताया कि गजरोला थाना के मोहर का पट्टी गांव के शराब माफिया की अपराध से कमाई संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई कुल संपत्ति का मूल्य 22,67,000 है। बता दें आपको, गांव निवासी शिवराज पुत्र गंगाराम काफी लंबे समय से अवैध शराब का धंधा करता आ रहा है और इसके खिलाफ गैंगस्टर से लेकर पुलिस मुठभेड़ और साथ ही शराब निर्माण के 18 मुकदमे दर्ज है। कुछ समय पूर्व आरोपी तस्कर शिवराज पुलिस को धक्का देकर हाथ से छूटकर भी फरार हो गया था और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। आज गजरोला थाना के मोहरका पट्टी गांव के शराब माफिया शिवराज के जो प्रॉपर्टी है जो उसने अपराध से अर्जित की है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई है। इसमें इसके 3 मकान और ज़मीन है। कुल संपत्ति का मूल्य करीब 22,67,000 आंका गया है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।